हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। आज की वीडियो में CHE01 जिसका यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी 1। एज नेम इंडिकेट, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कैसे होता है, एमिशन होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, कैसे होता है बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक एटम्स मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे में क्या फिनोमिना होता है और क्या उसके रीजंस होते हैं, ये सारा हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो यू नो वेल कि ट्रांजिशंस कैसे होती हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स में ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि एक एनर्जी लेवल में से ट्रांसफर होकर दूसरे एनर्जी लेवल पे चला जाए, तो उस टाइम या तो इमिशन या फिर एब्सॉर्प्शन होता है जब भी वो एनर्जी लेवल्स को चेंज करता है। इमिशन होता है या एब्सॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है। The transitions of the electrons between various energy levels of the atom results in emission or absorption of electromagnetic radiations। अब एनर्जी लेवल्स की बात करें तो एनर्जी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं वो या तो एब्जॉर्प्शन की वजह से होती है। किसकी एब्जॉर्प्शन? रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन की वजह से, या फिर रेडिएशन जब एमिट होती हैं तो एमिशन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ट्रांजिशंस हैं एनर्जी लेवल्स में, और जो भी ट्रांजिशंस होती हैं अगर हम कंपेयर करें एटम्स के बीच में या फिर बहुत सारे एटम मतलब कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को अगर कंपेयर करें, तो दोनों में से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा ट्रांजिशंस होती हैं। देयर आर मोर ट्रांजिशंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दैन इंडिविजुअल एटम्स। तो टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स। For example, transitional energy level, rotational level, vibrational level, electronic level। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सभी क्या हैं। तो इसे हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल, जिसे हम ई ट्रांस के साथ डिनोट करते हैं। इट इज कंसर्न विद ओवरऑल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड। 3 डायमेंशन में, 3 एक्सिस में अगर ओवरऑल मूवमेंट होती है, मॉलिक्यूल मूव करता है, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी इस मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी है। इट इज सिग्निफिकेंट ओनली इन गैसेस और लिक्विड्स, बट इट इज इन केस ऑफ सॉलिड्स ट्रांजिशनल एनर्जी इज वेरी वेरी लेस। जैसे कि आपको यहाँ पे एक आपको दिखाया जाएगा कि ट्रांसलेशनल तो हो गया तीनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में। अगर रोटेट करे मॉलिक्यूल, रोटेट कैसे करेगा? इट इन्वॉल्व्स द स्पिनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स अबाउट द एक्सिस। उन्हीं एक्सिस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होते हुए अगर वो स्पिन करता है, या सिंपली आप बोल सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो उस टाइम एसोसिएटेड एनर्जी को बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल मीन्स के रोटेट करना, स्पिन करना। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम के साथ दिखाया गया, ये जो डॉटेड लाइन है इट इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है, और जो यहाँ पे एटम है वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये जो लाइन है वो ऐसे मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसे क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, इसीलिए जो एसोसिएटेड एनर्जी होगी उसे बोलेंगे रोटेशनल एनर्जी। नेक्स्ट आ जाता है वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसे हम ई वाइब के साथ डिनोट करते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद वाइब्रेशनल, क्योंकि वाइब्रेशनल है तो वाइब्रेशंस के साथ वाइब्रेशंस विद इन द मॉलिक्यूल सच एज। अब वाइब्रेशन जो है वो तो या तो अगर इसको स्ट्रेच करें, सपोज करें कि रबर के जैसे इसे स्ट्रेच करें, तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेचिंग उसे बोलेंगे। अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्लोज आते हैं, कम करते हैं डिस्टेंस, उसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे बेंडिंग हो रही। अगर वो बेंड हो रहे हैं, अगर यहाँ से सेंटर है, अगर ये सेंटर जो है जैसे कि, तो ये अगर सेंटर है, अगर ये ऐसे बेंड हो रहे हैं तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि बेंड हो रहा है। अगर ऐसे जा रहा है तो हम बोलेंगे कि स्ट्रेच हो रहा है, या फिर इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग दिखाई गई है 1 2 3। यहाँ पे ये जो डॉट दिखाए गए हैं, अगर ये इस तरह से मूव करेंगे तो हम बोलेंगे इस तरफ, वापस नहीं जाएंगे, सिर्फ इस तरफ करेंगे तो हम बोलेंगे कि स्ट्रेचिंग हो रही है। अगर एक
जो डायरेक्शन है, एक मूवमेंट जो स्ट्रेचिंग है, दूसरी बेंडिंग हो रही है, मतलब कि एक बाहर की तरफ आ रहा है, दूसरा अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसे भी हम स्ट्रेचिंग ही बोलेंगे, लेकिन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अगर दोनों ही यहाँ पे एटम्स, दोनों ही मॉलिक्यूल्स आपस में आप एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों बेंड हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे बेंडिंग हो रही है। तो ये सभी के सभी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में आती है, इन सभी को वाइब्रेशंस बोलते हैं। लेकिन दोनों में, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में एक डिफरेंस है कि जो यहाँ पे आप स्ट्रेचिंग देख रहे हो, जो भी स्ट्रेचिंग होगी, अब जो स्ट्रेचिंग होगी क्या है कि बॉन्ड है इस तरह से मूव करता है, तो मूव करता है सिर्फ इस तरह से, तो क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ पे वेरी करती है, चेंज होती है, या फिर डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है। लेकिन जो बेंडिंग है, बेंडिंग में ऐसे बेंडिंग होती है, तो पहले अगर बॉन्ड एंगल इतना है, तो अगर सपोज कीजिए 120 है, तो अगर वो बेंड हो गया तो वो कम हो जाएगा, लेस देन 120। तो हम यही बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेचिंग है उसमें बॉन्ड लेंथ वेरी करती है, लेकिन बेंडिंग टाइप में बॉन्ड लेंथ की बजाय बॉन्ड एंगल वेरी करता है। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें। अगर रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को आपस में कंपेयर किया जाए, तो मॉलिक्यूलर एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, मैग्नीट्यूड है, किस एनर्जी का है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है इसका सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड है एज कंपेयर टू वाइब्रेशनल, एज कंपेयर टू रोटेशनल। तो सबसे कम रोटेशनल है, उससे ज्यादा वाइब्रेशनल, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स। The translational energy level of a molecule in a container are so close. ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स जो हैं वो आपस में, जो आप अगर ग्राफ देखोगे तो इतनी, उसकी लाइंस इतनी ज्यादा क्लोज होती हैं कि हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक ऐसा लगता है कि एक कंटिन्यूम है, कंटिन्यूम है, तो हम इसे बोलेंगे कि ऐसे ही कंसीडर करते हैं जैसे कि वो कंटिन्यूअस हो, एक बार बन जाती है। लेकिन एक्चुअल में वो सेपरेट लाइंस होती हैं, लेकिन हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ट्रांसलेशन एनर्जी लेवल है उसमें कंटिन्यूअस जो है हमें ग्राफ मिलता है, उसे कंटिन्यूअस ग्राफ बोल देते हैं। लेकिन प्लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस फिगर एक आपको डायग्राम में आपकी बुक में शो कर रही हूँ। आपकी बुक में ये डायग्राम है, आप इसे बुक ओपन करें और पेज नंबर 28 निकालें। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो डायग्राम है रिप्रेजेंटेटिव प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया गया है बिटवीन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे आर बोलेंगे, वर्सेस एनर्जी। तो यहाँ पे जो आपको ये कर्व दिखाई दे रहे हैं, यू शेप, ये दोनों कर्व हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल शो कर रहे हैं। जैसे कि जहाँ पे E1 लिखा हुआ है, तो ये शो करता है उस डायटोमिक मॉलिक्यूल का ग्राउंड स्टेट शो कर रहा है। और यहाँ पे E2 इसका फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट शो कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे इसका ग्राउंड स्टेट शो कर रहा है। E1 इज ग्राउंड स्टेट और यहाँ पे इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट शो कर रहा है। कौन सी स्टेट? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो यहाँ पे आपको ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये जो सारी हैं, ये दीज आर रिप्रेजेंटेड रोटेशनल लेवल्स। तो ये सारे रोटेशनल लेवल हैं, और जो लाइंस आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं ये सारे ये डॉटेड लाइन रोटेशनल लेवल, और जितना भी आपको ये पूरा लाइंस डार्क दिखाई दे रही हैं ये वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। और ये पूरा जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसे हम ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बोलेंगे। ऐसे ही जैसे ये वाइब्रेशनल लेवल दिखा रहा है, रोटेशनल लेवल, डॉटेड लाइन, ऐसे ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। जो डार्क कलर्स हैं यहाँ पे, डार्क लाइंस हैं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो वो सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। और दूसरे क्या हैं? रोटेशनल लेवल्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एनर्जी के बाद जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो चाहे वो एक्साइटेड स्टेट हो, एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो लाइंस हैं वो आपस में इतना, उनका डिस्टेंस इतना कम होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो जो डाटा है वो कंटिन्यूअस हमें मिल रहा है, एक कंटिन्यूम हमें मिल रहा है, जिससे कि हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यही जो डायग्राम है इसे ही एक्सप्लेन किया गया है कि टू कर्व्स रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट और एनर्जी स्टेट। ये हमने आपको बता दिया। इंडिविजुअल नैरो लाइंस इंडिकेट अलाउड क्वांटम स्टेट, अलाउड क्वांटम वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल्स, जो आपको लाइंस दिखाई दे रही थी। डायग्राम जो आपको दिखाई गई थी वो थी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, और वो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है वो ज़्यादातर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही शो की जाती है। क्यों? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्यों नहीं? बिकॉज देर आर टू मैनी डिफरेंट इंटरटॉमिक डिस्टेंसेस। मतलब कि वहाँ पे जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो उनके सभी के
डिफरेंट डिफरेंट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होंगे। डिफरेंट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है तो उनका जो डेटा होगा, उनकी जो लाइंस जो आपको डायग्राम में दिखाई गई थी वो सारी इतने, उनका नंबर इतना ज़्यादा होगा कि हमें उनको शो करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स आपको शो की जाती हैं वो ज़्यादातर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही होती हैं। In atomic spectra, quantized energy changes within a molecule are associated with emission और absorption। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन जो भी emission होता है या absorption होता है उसे हमें डिटेक्ट करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में तो आपको स्पेक्ट्रोमीटर दिखाया जाएगा जिसमें आप ये एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन जो भी एनर्जी चेंज होती है, emission है चाहे वो absorption हो रहा है, जो भी एनर्जी चेंज होगी इट इज़ गिवन बाय h इंटू न्यू। न्यू भी क्या है? न्यू इज फ्रीक्वेंसी और h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज इन एनर्जी लेवल। दो एनर्जी लेवल्स हैं तो उनमें अगर चेंज दिखाया जाएगा तो वो डेल्टा ई के साथ दिखाया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एक और भी है, c बाय लैम्डा। जो लैम्डा है वो वेवलेंथ हो जाती है उस रेडिएशन के लिए, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम इसमें c बाय लैम्डा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा hc बाय लैम्डा। 1 by lambda is denoted by wave number. This is wavelength, this is wave number. तो 1 by lambda को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं न्यू बार के साथ which is known as wave number। तो हमारे पास एनर्जी चेंज के लिए 3 फॉर्मूला आ जाते हैं, h न्यू, hc by lambda, hc न्यू बार। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होंगे। तो आप इनको बॉक्स में, डायलॉग बॉक्स में एक इनक्लोज कर सकते हैं ताकि जब भी आपको न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे तो उनमें आपको ये तीनों फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है एनर्जी फाइंड करने के लिए। अगर वेवलेंथ दी गई है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, अदरवाइज वेव नंबर के लिए ये वाला फॉर्मूला। तो ये तो था सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। कितने टाइप्स के मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हो सकते हैं? मेनली 3 हैं। एमिशन हो सकती है, एब्जॉर्प्शन हो सकती है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, या फिर स्कैटरिंग प्रोसेस में जो भी स्कैटरिंग होती है उसमें जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करता है, जिसे हम डायरेक्ट रमन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। रमन के द्वारा डिफाइन किया गया था तो रमन स्पेक्ट्रा हम इसे बोलते हैं। तो 3 टाइप के हो गए, एमिशन, एब्जॉर्प्शन और रमन स्पेक्ट्रा। तो हम इसे डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में क्या है। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? मॉलिक्यूल्स गिव इमिशन स्पेक्ट्रा। कब इमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है? जब उस मॉलिक्यूल को या फिर मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड करी जाती है, इंटेंस हीट। बाय दिस प्रोसेस मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन एनर्जी। अभी हीट है, हीट एनर्जी दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल जो होंगे वो एनर्जी एक्वायर करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वो जो ग्राउंड स्टेट में अभी रेस्ट में पड़े हैं वो क्या करेंगे? अभी एक्साइट हो जाएंगे ताकि वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में पार्टिसिपेट कर सके, एंटर कर सके। अब वो हायर एनर्जी स्टेट में चले गए हैं, उसके बाद अब वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे, क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेट इज द स्टेबल स्टेट। तो मॉलिक्यूल जब एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो वो कुछ ना कुछ लूज करेंगे। तो लूज क्या करेंगे? रेडिएशंस। तो जो लूज करेंगे रेडिएशंस उसे हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स ने रेडिएशन को इमिट किया। जब क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करी है तो हायर एनर्जी लेवल, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो लोअर एनर्जी लेवल हीट प्रोवाइड करेगी मॉलिक्यूल को तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। उसके बाद वो वापस जब आता है तो उस टाइम क्या होता है? एनर्जी रेडिएशन को इमिट करता है। Such emission result into excess energy is emitted as a photon। फोटोन की फॉर्म में, ये जो मैं आपको ऐसे एरो दिखा रही हूँ ये फोटोन्स हैं। एच न्यू मतलब कि इंटेग्रल पार्ट्स में होते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रा। ये जो उसके रिगार्डिंग जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी फाइंड करेंगे कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसने रेडिएशन को इमिट करा है, उससे हम पूरा स्पेक्ट्रा जो ऑब्टेन करेंगे उसे बोलेंगे कि हम एमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर रहे हैं, उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। इफ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, अपर लेवल सपोज कीजिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, सॉरी सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी E2 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट होगा E1। E2 से E1 तक ट्रांजिशन होती है तो उस टाइम एनर्जी, अगर हमें फ्रीक्वेंसी मैथमेटिकली फाइंड करनी है तो कैसे करोगे? क्योंकि हमारे पास पहले ही फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब ये क्या है? दो एनर्जी लेवल्स कौन कौन से? E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू एच न्यू। लेकिन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें इसे बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ लेके आना होगा। तो ये क्या है?
डेल्टा ई। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है, कोई और नया फॉर्मूला नहीं है, ये यहीं से ही बनाया गया फॉर्मूला है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। ये तो था एमिशन स्पेक्ट्रा। नाउ कम टू एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नाउ व्हाट इज एब्सॉर्प्शन? जब when substance is irradiated with electromagnetic radiation, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल। मतलब जब एनर्जी सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड करी गई है तो इंसिडेंट लाइट जो होगी, इंसिडेंट लाइट है, फोटोन है, किसी भी फॉर्म में है, वो मॉलिक्यूल अगर एक्वायर करता है, अगर वो जो फोटोन्स हैं, इंसिडेंट फोटोन्स है, अगर मॉलिक्यूल को दे दिए जाते हैं, उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स ने फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो एब्जॉर्प्शन हुआ है। उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और क्या होता है, अगर यहाँ पे फोटोन्स मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर होते हैं तो मॉलिक्यूल्स में क्या अफेक्ट होता है, रेजिंग दैम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे, हायर एनर्जी स्टेट में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इस फिनोमिना को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, और जो भी स्पेक्ट्रा इसके रिगार्डिंग आएगा उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर आपको मैं डायरेक्ट समझाऊंगी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे गया है हायर एनर्जी लेवल पे, तो ये एब्जॉर्ब करके गया है, जो वापस आएगा तो इमिट कर रहा है, तो हमें बोलेंगे कि यहाँ पे इमिशन हो रहा है। तो ये एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब करके ऊपर गया है, इमिट करेगा नीचे आकर। तो ये दोनों में डिफरेंस आप याद रखें। Absorption occurs only when the energy difference between ground state and higher energy state is exactly matched by the energy of incident electromagnetic radiation। मतलब absorption होने के लिए जो दो एनर्जी स्टेट्स में, दोनों स्टेट्स में, चाहे वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट हो या फिर कोई दो एक्साइटेड स्टेट्स हो, तो उन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस है, मतलब कि डेल्टा ई का वैल्यू है, वो एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए जितनी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी, इंसिडेंट एनर्जी। कैसे? अगर डेल्टा ई का मतलब यहाँ पे जितना भी चेंज इन एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर होना चाहिए, तभी एब्सॉर्प्शन होता है। अब थर्ड टाइप आ जाती है रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा के लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि क्या है। स्कैटर्ड रेडिएशन शो सम लाइंस ऑफ हायर एंड सम लोअर फ्रीक्वेंसी। जो भी स्कैटर्ड रेडिएशंस है, स्कैटरिंग आपको प्रोसेस आपको पता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। कुछ लाइंस ऑब्जर्व होती हैं, कुछ हायर फ्रीक्वेंसी की होंगी, कुछ लोअर फ्रीक्वेंसी की होंगी। किससे लोअर हायर होंगी? एज कंपेयर टू इंसिडेंट रेडिएशन। जो इंसिडेंट रेडिएशन है, कुछ फ्रीक्वेंसी जो लाइंस हैं वो उस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होंगी, कुछ उससे कम होंगी। ये ऐसा क्यों होता है? दिस अराइजेस बिकॉज incident radiation can lose energy in exciting the molecule. The resulting spectra obtained is known as Raman spectra। जहां पे भी स्कैटरिंग का स्पेक्ट्रा आप ऑब्टेन कर रहे हो वो रमन स्पेक्ट्रा होगा। ये कैसे है? सबसे पहले एक सैंपल है जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, तो इंसिडेंट रेडिएशन इस पे पड़ी है, और क्या है, स्कैटरिंग प्रोसेस के थ्रू। अभी जो स्कैटरिंग होती है उसे मेजर करने के लिए हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर में की जो एक ऊपर, उसके ऊपर स्क्रीन लगी होती है स्पेक्ट्रोमीटर पे, तो उसमें आप इस तरह की लाइंस देखोगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइंस होंगी, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी की होंगी, कुछ लोअर फ्रीक्वेंसी। इसके कंपैरेटिव कुछ हाई फ्रीक्वेंसी की होंगी, कुछ लोअर फ्रीक्वेंसी की होंगी एज कंपेयर टू इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आपको दिखाया गया है ये स्क्रीन है स्पेक्ट्रोमीटर की, जो कि आपको ऐसे दिखाई दी गई होगी। अगर आपने स्पेक्ट्रोमीटर देखा है तो उसमें आपको ईजिली समझ आ जाएगा। कुछ जो लाइंस मैं आपको बता रही हूँ, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी की होंगी, कुछ लोअर की होंगी। उन लाइंस को एक्चुअली क्या बोलते हैं? अगर लाइंस जो आपको ऑब्टेन आप कर रहे हो स्पेक्ट्रोमीटर पे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, तो उन लाइंस को बोलेंगे स्टोक्स लाइंस। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी है, हायर फ्रीक्वेंसी की लाइंस है, तो हम बोलेंगे एंटी स्टोक लाइंस। स्टोक लाइंस लोअर के लिए है, एंटी स्टोक्स लाइंस क्या है? हायर फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये दोनों चीजें याद रखें। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा आप कैसे ऑब्टेन करोगे, कैसे? अब उसमें भी आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। अगर आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का आप स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करते हो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो इस रीजन में आती है, तो वो स्पेक्ट्रा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा होता है। इट इज कंसर्न विद द एनर्जी चेंज ऑफ रोटेशनल लेवल्स। रोटेशनल लेवल्स के बीच में जो एनर्जी चेंज होती है उसकी वजह से ये स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है।
माइक्रोवेव रेडिएशन डज नॉट अफेक्ट वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक। क्यों? क्योंकि उसका जो सीधा सीधा कंसर्न है वो है सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए, ना कि वाइब्रेशन, ना ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के लिए। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, उसके लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कुछ रीजन होगा जिसमें इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसी अगर है तो वो स्पेक्ट्रा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा होगा। ये कैसे पता करोगे आप? विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। इट रिजल्ट्स इन चेंज इन वाइब्रेशनल लेवल्स। अब माइक्रोवेव के लिए रोटेशनल लेवल था, इंफ्रारेड के लिए वाइब्रेशनल लेवल्स है। एनर्जी चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस एंड चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इज ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल लेवल्स। Such spectrum is known as vibrational rotational spectrum. इस स्पेक्ट्रा को वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें दोनों की यहाँ पे कंसर्न की गई है, दोनों को कंसर्न किया गया है। कैसे? वाइब्रेशन एनर्जी लेवल तो रिस्पॉन्सिबल है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के लिए, लेकिन जो भी इसमें चेंजेस आते हैं, जो भी एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आते हैं या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की वजह से ही होते हैं। यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा के लिए आपके सामने है रेंज 3 × 10⁻14 से लेकर 3 × 10⁻16 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, उतने में यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा मिलता है। इट रिजल्ट्स इन चेंज, इससे क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो तीनों का आपने क्या पढ़ा? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा में क्या होता है? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा इज कंसर्न विद एनर्जी चेंज इन रोटेशनल लेवल। इसी की वजह से रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंज आता है, रोटेशनल लेवल्स में चेंज आता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा की वजह से वाइब्रेशनल लेवल्स में चेंज आता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंज आता है। ये जो यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में चेंज आता है। इट रिजल्ट्स इन चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और बैंड्स, द नंबर एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइंस बोले या फिर बैंड्स बोले। बैंड्स का मतलब अगर काफ़ी सारी लाइंस इनडिफ्रेंशिएट होती हैं तो उसे हम एक बैंड बोल देते हैं। इट मे अपीयर इन स्पेक्ट्रा डिटर्मिन्ड बाय पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। मतलब अगर हमें इंटेंसिटी काउंट करनी है या फिर नंबर या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइन देखना है कि क्योंकि अगर हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे लाइंस को तो हम उसका नंबर नोट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो इनडिफ्रेंशिएट है, उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तब हम उनको बैंड बोलेंगे और उनकी इंटेंसिटी ही काउंट कर पाएंगे कि वो कितनी इंटेंस है। दे मे अपीयर इन द स्पेक्ट्रम डिटर्मिन बाय पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, या फिर कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल इंडिकेट दैट लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो ट्रांजिशन। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितने ज़्यादा एनर्जी लेवल्स आपको अपीयर होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन में गए हैं, जिससे वो इंटेंस बैंड आपको मिल रहा है। सिलेक्शन रूल से क्या होगा? हमें ये पता चलेगा कि ट्रांजिशन अलाउड थी या नहीं थी। Molecules undergo transition which is permitted by selection rule give intense absorption। अगर वो allowed transitions हैं तो intense absorption होगी। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि वो allowed है या नहीं? इंटेंसिटी से। ज़्यादा इंटेंस है तो इसका मतलब allowed थी। Forbidden जो होती हैं वो actually these are not permitted by selection rule and give weak absorption band। तो इससे आपको आप पहचान कर सकते हैं कि जो ट्रांजिशन है वो वीक है या फिर इंटेंस है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट फॉलोइंग, डेल्टा ई फाइंड करना है, न्यू फाइंड करना है, न्यू बार बाय यूजिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू 200 नैनोमीटर। तो हमने फॉर्मूला क्या यूज करा था? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सीधा सिर्फ, और आपको क्या करना है? एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कैलकुलेट करना है, जूल में निकालोगे फिर उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दोगे। और न्यू का फॉर्मूला आपको पता था, सी बाय लैम्डा होता है। तो सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो लैम्डा जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जस्ट डिवाइड करना है। उसके बाद न्यू बार वेव नंबर 1 बाय लैम्डा। लैम्डा आपको गिवन है, क्योंकि आपको नैनोमीटर में गिवन है तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁹ के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ये सारे जो हैं एक क्वेश्चन था आपके पास सामने जो न्यूमेरिकल इस फॉर्म में आ सकता है। तो ये 7th जो चैप्टर है ये हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बस इसका जो कुछ टॉपिक्स हैं 3 से 4 टॉपिक्स और हैं, तो आपका 7th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।
और इसका जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम इसमें काउंट करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्योंकि जिन क्वेश्चन स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है तो वो पूरा जो चैप्टर है उसे स्टडी कर पाएंगे, ताकि क्वेश्चंस भी कोई छूट ना पाए। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, और कीप वॉचिंग चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।